Good morning, everyone. In today's session, we will discuss about the trend of the complex formation in the periodic table. As we all know, in the periodic table, there are the mainly four blocks. As you can see in that slide, on the extreme left-hand side, that is the S block. These two groups, that is the group number 1, group number 2, that is the S block. After that, group number 3 to group number 12 in the middle, that is the D block. On the extreme right, that is the group number 13 to 18, that is the P block. And at the bottom, there are the two rows, the called as the F block elements. Means periodic table के अंदर टोटल 4 ब्लॉक होते हैं. इन 4 ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट है, क्या वो सभी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं? क्या वो सभी एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं, या उसके लिए कोई खास कंडीशन होती है? क्या ट्रेंड रहेगा, किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी कॉम्प्लेक्स बनाने की, किसकी कम? डाउन द ग्रुप जाने से कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी घटेगी या बढ़ेगी? लेफ्ट टू राइट जाने से घटेगी या बढ़ेगी? या कोई और फैक्टर भी हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी को अफेक्ट करते हैं? जानेंगे हम इन सारी चीजों के बारे में हमारे आज के सेशन के अंदर. तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन अपने इसी हेडिंग के साथ, जिसका नाम है ट्रेंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन द पीरियोडिक टेबल. तो जो हम ये जाने उससे पहले हम ये तो देख लें कि आपके जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ये होते क्या हैं. जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी बता दिया था इसकी डेफिनेशन के बारे में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्सेस. लेकिन आखिर ये हैं क्या, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हमने सीखा था, देखा था कि वी हैव द टू रिक्वायरमेंट. फर्स्ट इज द लिगेंड. कोई डोनर तो हो. तो डोनर कौन? फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए अमोनिया ले लिया. ये अमोनिया की देखो स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दी. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना ले कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे. तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद 1s2 2s2 2p3 में तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी बच जाता है. उसके बाद सेकंड कंडीशन, ये तो कहलाते हैं लिगेंड. दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. ऐसी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो डोनेट करने के लिए, आप कहते ही नहीं लिगेंड्स हैं. तो ये अमोनिया जो है ये भी एक तरह का लिगेंड है. ऐसे और भी हैं काफी सारे एग्जांपल लिगेंड्स के जो हम आज के सेशन में देखेंगे. उसके बाद एक होना चाहिए मेटल एटम. तो मेटल एटम जो भी होगा उसके पास क्या हो? उसके पास होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल. और उसका साइज छोटा हो या बड़ा हो अभी हम देखेंगे. उसका साइज छोटा ही होता कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, एक्सेप्ट कर ले. और उसके ऊपर हाई न्यूक्लियर चार्ज हो, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो. +1 की बजाय +2 +3 प्लस जितना ज्यादा हो सके, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी जो डोनर के पास जो ये लोन पेयर है, लिगेंड के पास लोन पेयर है, इनको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी. तो मीन्स कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा. डोनर एक्सेप्टर के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना होता है. और ये जो ओवरऑल कंपाउंड बना इसी को कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और यू कैन से द कॉम्प्लेक्सेस. एक तो था सिंपल कंपाउंड, ये बड़ा कंपाउंड बन गया, सो कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्सेस. तो क्या डेफिनेशन बनी कि द एडिशन कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन the central metal atom which have the vacant orbital and the ligands which have the excess electron density for the donation called as the coordination compound. आप उन्हें coordination compound कह देते हैं. अब कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन तो बेटा अभी हमने देख ही ली. पहली कंडीशन क्या है? एक मेटल एटम जरूर हो. देखो ये हमने मेटल एटम भी देख लिया, मेटल एटम तो होना ही चाहिए. और उस जो मेटल एटम हो उसके साथ साथ दूसरी चीज क्या हो? लिगेंड्स भी होने जरूरी है. देखो हमने प्रेजेंस ऑफ लिगेंड भी लिख दिया. दोनों चीजें हो. देयर मस्ट बी एन मेटल एटम, देयर मस्ट बी एन लिगेंड. जो मेटल एटम है वो आपके एक्सेप्टर का काम करेगा और लिगेंड्स डोनर के काम करेंगे. तो जो मेटल एटम है ये क्या हो, कैसा हो, किस साइज का हो? तो जो फैक्टर है वो अगला क्या है, जो कंडीशन क्या लगेगी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ऊपर? साइज ऑफ द मेटल एटम और द मेटल आयन. कैसा हो साइज? छोटा साइज होना चाहिए. द मेटल एटम मस्ट हैव द स्मॉलर साइज सो दैट इट कैन इजीली एक्सेप्ट, इट इजीली अट्रैक्ट द lone pair electron from the donating species, that is the ligands. उससे आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर ले पाए. अब अगला पॉइंट आता है लिगेंड का साइज कैसा हो, साइज ऑफ द लिगेंड. तो बेटा यहाँ पे साइज ऑफ द लिगेंड कर देना. तो लिगेंड का साइज बोलो कैसा हो. देखो लिगेंड का काम क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का है, तो लिगेंड्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर खुद के अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास ना रखें, वो डोनेट कर पाए. तो मीन्स आपके उनका साइज बड़ा होना चाहिए. देखो कोई भी स्पीसी हो, चाहे वो मेटल एटम है चाहे लिगेंड है, उनके बीच में देखो बेटा न्यूक्लियस तो होगा ही. उसके बाद जो डिफरेंट शेल्स भी होंगे. देखो ये शेल में इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दूर है, बाहर है, यहाँ पे वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, तो खुद के न्यूक्लियस से दूर हो गए ना बेटा इलेक्ट्रॉन. तो अट्रैक्शन कम होगी खुद के न्यूक्लियस के द्वारा, ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करवा दिए जाएंगे. तो लार्ज साइज की अगर लिगेंड होगा
तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर होंगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो ये लोन पेयर होंगे, सो दे कैन इजीली बी डोनेटेड, ये आराम से डोनेट किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी को, इलेक्ट्रॉन पेयर तो हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को बेसिसिटी कहा जाता है, अभी हम देखेंगे। लेकिन अगला पॉइंट हम देख ले मेटल एटम के बारे में। हमने दो बातें तो देख ली कि एक मेटल एटम जरूर हो, एक लिगेंड जरूर हो, जैसे डायग्राम में भी हमने नीचे दिखा रखा है, मेटल एटम और लिगेंड्स हो। लिगेंड मींस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा साइज ऑफ मेटल एटम, मेटल एटम का साइज छोटा होना चाहिए, हाई न्यूक्लियर चार्ज हो, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ताकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पाए। और जो आपके लिगेंड्स हो उनके ऊपर हाई नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो वो डोनेट करेंगे। तो मेटल एटम के ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज हो और लिगेंड के ऊपर हाई नेगेटिव चार्ज हो, तभी तो जो आपके मेटल एटम हो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर ले पाएंगे। हाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से, हाई नेगेटिव चार्ज की वजह से लिगेंड और इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाएंगे। उसके साथ के साथ ये एक्सेप्ट तो तभी करेंगे ना मेटल आयन, जब इनके पास ये वैकेंट ऑर्बिटल हो, जैसे हमने डायग्राम में शो किया है। देयर मस्ट बी एन वैकेंट ऑर्बिटल ऑन द मेटल एटम। वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं, एक है, दो हैं, कितने हैं, ऑन दैट बेसिस वी डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी ज्योमेट्री इसी बात के ऊपर तो आधारित होगी कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो उतने ही बनेंगे जितने मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। उसी बेसिस के ऊपर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर और यू कैन से द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो सकती है। क्लियर हो गया बेटा। अब जो लिगेंड हो उसकी हाई बेसिसिटी होनी चाहिए। मैंने कहा था ना इलेक्ट्रॉन देने की नियत, इलेक्ट्रॉन पेयर तो बहुत सारे हो गए लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को वो पकड़े ही रखे, डोनेट करे ही ना, इट मींस उसकी लो बेसिसिटी है। हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के साथ साथ उसकी हाई बेसिसिटी भी होनी जरूरी है, तभी इजीली आपका कॉम्प्लेक्स बन पाएगा, आपका एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो दीज आर द कंडीशन फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कि मेटल एटम हो, लिगेंड हो। मेटल एटम कैसा हो हमने अभी सीखा, लिगेंड कैसे हो वो भी हमने सीखा, ताकि आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन पाए। अब फैक्टर कौन कौन से हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, जो बातें अभी हमने बताई, जो कंडीशन थी, उन्हीं को हम अब फैक्टर की फॉर्म में देख लेते हैं। पहला, साइज ऑफ द मेटल एटम और द आयन। मेटल एटम का जो, जैसे अगर हम अब हम ट्रेंड देखेंगे बेटा, लेफ्ट टू राइट और द डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज हो जाता है मेटल एटम का। साइज क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है, जो टेंडेंसी होगी मेटल एटम या आयन की टू एक्सेप्ट द लोन पेयर, वो क्या हो जाएगी, दैट विल डिक्रीज। वो लोन पेयर इजीली नहीं ले पाएगा लिगेंड से, और इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, डाउन द ग्रुप जाने से। इसका मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर जो टॉप वाले जो एलिमेंट होंगे वही ज्यादा सुटेबल है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए डाउन द ग्रुप जाने से, क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाता है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप ग्रुप नंबर सेकंड में देखें तो देखो आपने सीखा है ग्रुप नंबर सेकंड के अंदर पहले बेरिलियम आता है। पहले बेटा कौन आता है, दैट इज द बेरिलियम। और उसके बाद बोलो कौन आएगा, बेरिलियम के बाद नीचे आता है मैग्नीशियम। और बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी आप जानते हैं, बोलो क्या है, 1s2, 2s2 और ये 2p0। 2p वैकेंट ऑर्बिटल है बेटा यहाँ पे। उसके बाद मैग्नीशियम आ जाता है, सिर्फ वैलेंस शेल का नंबर बढ़ा देते हैं। बोलो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 3s2 और ये 3p0 होते हैं। ऐसे ही डाउन द ग्रुप जाएंगे, बेरिलियम मैग्नीशियम के बाद जैसे कैल्शियम आएगा, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम के बाद बेटा कौन आएगा, स्ट्रोंशियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, Ba बेरियम, Ra रेडॉन। ठीक हो गया ना बेटा। तो आपने ये है क्वेश्चन हमारा कि बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है दे कैन इजीली फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, व्हाई द लोअर वन कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम दे कैन नॉट इजीली फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, ऊपर से नीचे आप जाते हैं, तो साइज क्या हो जाता है, जो साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। तो जो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी है, डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक नंबर तो बेटा इंक्रीज होना ही है। तो पोज आपका एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ने, लेकिन अब हम देख रहे हैं चार्ज टू साइज रेशियो। चार्ज टू साइज रेशियो मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का मतलब मास बाय वॉल्यूम। ठीक हो गया ना। तो जो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी है आपकी, उसकी हम बात करें तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज छोटा है, इनका हाई न्यूक्लियर चार्ज है और इनके पास देखो वैकेंट 2p और 3p ऑर्बिटल्स भी हैं,
तो जिसकी वजह से क्या होगा, तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जबकि जो डाउन द ग्रुप जाने से जो कैल्शियम आ गया, स्टोनशियम आ गया, इनका साइज बड़ा हो जाता है। तो बड़ा साइज है इनका, लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जिसकी वजह से देयर टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस विल बी लेस, और ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। कुछ बनाते भी हैं कॉम्प्लेक्सेस कैल्शियम के, जैसे ईडीटीए के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी बेरिलियम मैग्नीशियम की ज्यादा है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए बेरिलियम मैग्नीशियम की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा है, कैल्शियम की उससे कम है, स्टोनशियम की और भी, एंड सो ऑन। कैल्शियम की जो कुछ एक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, रेयर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कैल्शियम बनाता है, जैसे कैल्शियम का ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स का बनना। ठीक हो गया बेटा। अब हम बात कर रहे हैं जैसे BeF4 नेगेटिव, ये बेरिलियम ये कॉम्प्लेक्स भी बना लेता है, और ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल जो मेटल एटम है बोलो कौन है, यहाँ पे बेरिलियम होता है। तो जिसमें BeF2+2F नेगेटिव, ये मिलके और क्या बना देते हैं, BeF4 नेगेटिव बना देते हैं। क्लियर हो गया बेटा। ऐसे ही क्लोरोफिल को अगर आप देखें, जो कि एक नेचुरल कॉम्प्लेक्स है जो प्लांट्स के अंदर मिलता है आपके, जिसकी वजह से जो क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधों के अंदर जो पत्तों का रंग होता है वो हरा होता है। क्लोरोफिल फोटोसेंसिटाइजर का भी काम करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी चलती है इजीली। फोटोसेंसिटाइजर मींस कि जो सनलाइट से जो एनर्जी आती है, ये जो क्लोरोफिल है, ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी एनर्जी को फिर ट्रांसफर करता है टू द CO2 और H2O मॉलिक्यूल। फिर तभी तो CO2 और H2O मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाते हैं, कोलाइड करते हैं, और तभी C6H12O6 में भोजन पेड़ पौधे अपना बना सकते हैं, प्लस ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। बताने में जितनी ये प्रोसेस इजी है, इतनी प्रोसेस इजी है नहीं। एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस अगर देखें तो उसकी स्टेप है, वो अलग लेक्चर के अंदर हम पढ़ते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेसेस एक टॉपिक है, वो अलग से पढ़ा जाता है बेटा, वो आप देख भी सकते हैं, हमने बना रखा है। तो क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम बेटा कौन होता है, दैट इज द मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम होता है। और हम आपको एक चीज और बता दें, जो क्लोरोफिल जो बनता है इसमें, इसके अंदर जो लिगेंड्स होते हैं, ये लिगेंड की स्ट्रक्चर है बेटा, जिसको पोरफायरिन रिंग कहते हैं, दैट इज ए पोरफायरिन रिंग, जिसके अंदर 4 पायरोल रिंग होते हैं। पायरोल का मतलब देखो, पायरोल देखो ऊपर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं आपके लिए, देखो एक पेंटागन टाइप की स्ट्रक्चर देखो ऐसे, इसमें एक नाइट्रोजन होता है, देखो इस टाइप से पेंटागन के एक एंड के ऊपर नाइट्रोजन हो, और नाइट्रोजन के ऊपर बेटा मैंने क्या लगा दिया, ऐसे H लगा दिया, 2 डबल बॉन्ड भी लगा दिए, इसे पायरोल कहते हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पायरोल। ऐसे पायरोल आपको बेटा कितने दिख रहे हैं, देखो 1 पायरोल रिंग, दैट इज द सेकंड पायरोल रिंग, दैट इज द थर्ड पायरोल रिंग, दैट इज द फोर्थ पायरोल रिंग। देखिए बेटा 4 पायरोल रिंग होते हैं। इसके बीच में मिथाइन ब्रिजेस होते हैं। मिथाइन का मतलब आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है, वो कैसे, जैसे एक कार्बन, इसने बेटा डबल बॉन्ड बना रखे ना, तो 2 पायरोल के बीच में देखो एक कार्बन आ गया, यहाँ पे ये कार्बन आ गया और डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको मिथाइन कहते हैं। यहाँ पे भी बेटा एक कार्बन आ गया, यहाँ पे भी देखो एक कार्बन आ गया, यहाँ पे भी देखो एक कार्बन आ गया, तो मिथाइन ब्रिजेस होते हैं बीच में। प्लस साथ के साथ जो पायरोल रिंग के ये कार्बन है, देखो ये जो कार्बन है, यहाँ पे भी सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए होते हैं। किस बेसिस के ऊपर, के वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा वो क्लोरोफिल होगा, या हमने एक कंपाउंड और है हमारा जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसके अंदर भी जो आपका लिगेंड होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो स्पीसी होती है, वो यही आपके पोरफायरिन रिंग होता है बेटा। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, इतनी बड़ी स्ट्रक्चर, ये पोरफायरिन रिंग है। पोरफायरिन रिंग, इस पोरफायरिन रिंग में 4 पायरोल यूनिट होती हैं, और डिफरेंट पायरोल यूनिट आपस में जुड़ी हुई होती हैं बाय दीज मिथाइन ब्रिजेस। क्लियर हो गया। और इसका जो सेंटर पार्ट है, यहाँ पे कैविटी बन गई, और इस कैविटी के अंदर एक पर्टिकुलर साइज का ही मेटल आयन जाके बैठ सकता है, जिसके द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये नाइट्रोजन जो है जिनके पास लोन पेयर होते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे बेटा, तो मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव आयन इसके सेंटर के ऊपर आके बैठ जाएगा बेटा यहाँ पे। क्लियर हो गया ना। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट, और इस तरह से क्या बन जाएगा आपका क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर। लेकिन कंप्लीट तभी बनेगी बेटा, मैंने बताया सब्सटीट्यूएंट्स भी लगे हुए होते हैं पायरोल रिंग के ऊपर। वो सब्सटीट्यूएंट्स भी देखो अभी हम आपको बताते हैं, देखो बड़े ध्यान से देखना। नाउ द कंप्लीट स्ट्रक्चर हियर, एक साइड में हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है, एक साइड में क्लोरोफिल की। अगर सेंटर में देखो ये पोरफायरिन रिंग था बेटा, दोनों साइड में देखे पोरफायरिन रिंग्स, पहचान में आ गया होगा ना बेटा। तो इस पोरफायरिन रिंग के ऊपर अलग अलग पोजीशन के ऊपर देखो, कहीं पे मिथाइल ग्रुप है, कहीं पे आपका 2 कार्बन वाला विनाइल ग्रुप है, कहीं पे मिथाइल, कहीं पे विनाइल, दिख रहे हैं ना, मिथाइल विनाइल। पायरोल रिंग के कार्बन पे मिथाइल, दूसरी पे विनाइल, फिर अगले पायरोल में एक मिथाइल एक विनाइल, ऐसे अगले के ऊपर एक मिथाइल, और दूसरी साइड में बेटा क्या है आपके 1 2
और आगे COH, मतलब ये एसिटिक एसिड वाला ग्रुप। देखो CH2CH2CH हो गया ना एसिटिक एसिड वाला एज ए ग्रुप, ये यहाँ पे अटैच है, ऐसे यहाँ पे भी CH2CH2CH लग गया। एक मिथाइल एक एसिटिक एसिड ग्रुप, एक मिथाइल एक एसिटिक एसिड ग्रुप, और यहाँ पे एक मिथाइल और विनाइल, मिथाइल और विनाइल। तो दो पायरोल रिंग ऐसे जिसमें मिथाइल विनाइल है, दो पायरोल रिंग ऐसे जिसमें मिथाइल और एसी कार्बन के थ्रू जुड़े हुए आपके एसिटिक एसिड वाले ग्रुप हैं, तो हीमोग्लोबिन बन गया। ऐसे क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के अंदर भी आपके अलग अलग सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए होते हैं। On the basis of the difference of the substituent, one of them is hemoglobin, other one is the chlorophyll। और दूसरा डिफरेंस, हीमोग्लोबिन के अंदर जो सेंटर मेटल एटम जो बैठा है बोलो कौन है, वो आयरन है, Fe+2 स्टेट के अंदर है। यहाँ पे मैग्नीशियम+2 स्टेट के अंदर है। बीच का जो साइज है, जो कैविटी बनी है, उसके अंदर Fe2+ आयन इजिली बैठ सकता है, और यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव आयन। तो दैट इज अबाउट द हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल, जो कि दोनों के दोनों एक कॉम्प्लेक्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिनके अंदर लिगेंड कौन होता है, पोरफायरिन रिंग, दैट इज द लिगेंड। क्लियर हो गया बेटा? आगे ना बात समझ में यहां तक? चलो ठीक है। अब फिर अभी तक तो हमने देखा डाउन द ग्रुप क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज होती है डिक्रीज, हमने देखा। डाउन द ग्रुप जाने से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज हो जाता है डिक्रीज, साइज छोटा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। लोन पेयर से जो मेटल एटम जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा लिगेंड से, वो टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी मेटल एटम या मेटल आयन की। इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्लियर हो गया ना बेटा? तो इसीलिए अब आपका अगला क्वेश्चन बन गया, देखो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट का मतलब अगर हम ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ जाएं तो क्या होगा, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 2 की तरफ चले जाए। तो ग्रुप 1 में अगर आप देखें बेटा इधर, तो बोलो कौन है, इधर लिथियम। और ग्रुप 2 के अंदर अगर हम चलें आगे, तो बेटा यहाँ पे बोलो कौन है, बेरिलियम है। किसका साइज छोटा होगा, बेरिलियम का साइज छोटा है। ऐसे लिथियम के नीचे बेटा कौन है, यहाँ पे सोडियम है। यहाँ पे बोलो कौन है, मैग्नीशियम। तो लिथियम से ज्यादा टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की मैग्नीशियम की है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने से, लेफ्ट टू राइट यहाँ पे जाने से साइज बोलो क्या हो जाता है, साइज हो जाता है डिक्रीज। क्लियर हो गया? इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो मींस ड्यू टू द स्मॉल साइज हाई न्यूक्लियर चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे अभी हमने आपको बताया ही था। तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, ग्रुप 2 जो एलिमेंट होते हैं, उनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एज कंपेयर टू द ग्रुप नंबर 1, क्योंकि ग्रुप 1 का साइज बड़ा होता है, लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसलिए इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कम होती है, या ये कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं सकते। क्लियर हो गया बेटा? आगे ना बात समझ में? लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस तो होती ही हैं, कहीं पे कॉम्प्लेक्स बनते भी हैं, किस तरीके से बनते हैं आगे हम आपको समझा पाएंगे, बड़े ध्यान से देखना बेटा। अब जैसे मैंने ये आपको बता ही दिया, जैसे क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप 2 का है, मैग्नीशियम का बन जाता है। बेरिलियम भी कॉम्प्लेक्स बना लेता है, BeF4 नेगेटिव इज कॉम्प्लेक्स, देखो जो ये बन पाया है यहाँ पे। क्लियर हो गया ना बेटा? आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन ये आता है कि किसकी टेंडेंसी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, S ब्लॉक एलिमेंट की या P ब्लॉक एलिमेंट की। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज हो जाता है। तो लेफ्ट में आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में एस ब्लॉक होता है, एक्सट्रीम राइट में देखे तो पी ब्लॉक होता है। तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाए तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका साइज छोटा होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। हमने देखा था ना, पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। और मेनली जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन करते हैं, जो हैवियर एलिमेंट है उनके ग्रुप में जो नीचे होते हैं, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं। और लोअर जो एलिमेंट होते हैं हैवियर पी ब्लॉक के अंदर, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी हो जाते हैं एज कंपेयर टू द एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक की बजाय जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका छोटा साइज है, जैसे मैंने आपको बताया। इनके पास हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी भी हो जाता है इवन आपके जो लोअर हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर। इसीलिए जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये बेटर लुईस एसिड का काम करते हैं। लुईस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं। सो द पी ब्लॉक एलिमेंट हैव द बेटर एबिलिटी टू एक्ट एज द लुईस एसिड एंड दे कैन इजीली टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर इन देयर वैकेंट ऑर्बिटल
in their vacant orbital as compared to the s block element. s block के कंपैरिजन में जो p block एलिमेंट है ये अच्छे लुईस एसिड का काम करते हैं और ये इजीली एकोमोडेट कर सकते हैं, ये ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर। इसीलिए जो p ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो टेंडेंसी होती है वो s ब्लॉक के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर होगी ना बेटा, आगे बात समझ में। जैसे कॉम्प्लेक्सेस क्या क्या बनाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट जैसे कॉम्प्लेक्स बनाया, बोरॉन बना सकता है BF4 नेगेटिव, अब ठीक है ना, एल्यूमिनियम बना देता है AlH2O का 6 3 पॉजिटिव, टिन ने बनाया, लेड ने बनाया, दे कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ये भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जैसे ग्रुप 2 बनाते हैं उसमें, जैसे बेरिलियम कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, द मैग्नीशियम कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, और कैल्शियम भी बना देता है लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कम है लेकिन फिर भी बना देता है, जिसके अंदर जो EDTA के साथ बनाता है, जो हमारी टाइट्रेशन होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर डिटरमाइन करने के काम आता है, तो उस वक्त ये टाइट्रेशन के दौरान ये कॉम्प्लेक्स आपका बनता है। तो ये कॉम्प्लेक्स ये नहीं बन सकते। अब हम कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्सेस के। जो बेरिलियम है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया, ये कोवलेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बना देता है ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। इसका साइज क्योंकि छोटा है, ग्रुप 2 में सबसे ऊपर है ना बेटा, इसलिए बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है। इसलिए ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी तरह ही ये कोवलेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स बना लेता है, क्योंकि इनका छोटा साइज होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है बेरिलियम की, इसीलिए ये कुछ हद तक मिलता है, रिजेम्बलेंस है उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बेरिलियम की पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, मीन्स विच मिक्स बिहेवियर सीन इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम देखो कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड की। सबसे पहले हम बताते हैं BeF4 नेगेटिव के बारे में बेटा। तो देखो आपने ये तो बेटा सीखा ही कि जो बेरिलियम है, देखो बेरिलियम के बारे में आपको बताएं, तो बेरिलियम का बेटा एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 4। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताएं आप जल्दी से, क्या होती है जल्दी बताओ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2, और ये हमने लिखा 2s2, और बोलो वैकेंट ऑर्बिटल बेटा इसमें कौन हो गए, दैट इज द 2p0 हो गया। अगर ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे ग्राउंड स्टेट के अंदर, और ये पी बेटा क्या है यहाँ पे, पी वैकेंट है 2p0। फिर एक्साइटेड स्टेट अगर हम बनाते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन देखो आगे एक्साइट हो सकता है, देखो 2 वैकेंट ऑर्बिटल भी रह गए बेरिलियम के पास। BeF4 नेगेटिव की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन भी बेटा यहाँ पे लिख दें, देखो फ्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 और ये 2p5। तो 2p5 के अंदर अगर हम 2p की सिर्फ बना दें यहाँ पे 2s में, तो देखो उसी टाइप से वही 2 इलेक्ट्रॉन, 2p5 में देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और 5, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर हम F नेगेटिव की स्ट्रक्चर आपसे यहाँ से बनवाएं तो क्या बनेगी बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ही तो इंक्रीज कर दें तो 2p6 हो जाएगा। तो देखो ये सारे के सारे पेड अप हो गए, देखो यहाँ पे ठीक हो गया ना बेटा, ये F नेगेटिव का भी डायग्राम हमने बना दिया ऑर्बिटल फॉर्म शो कर। अगर अब हम बेरिलियम की बात करें तो देखो ये बेरिलियम हो गया, इसकी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा ये, जिसमें क्या होगा, बेरिलियम के पास देखो दो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑर्बिटल ऐसे ही जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो देखो मान लीजिए कोई भी 2 ऑर्बिटल दिखा दे, टोटल तो 4 ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल नंबर 1, ऑर्बिटल नंबर 2, ऑर्बिटल नंबर 3 एंड द ऑर्बिटल नंबर 4। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 109.5 डिग्री का एंगल, जिनमें किन्हीं 2 के पास आप वैकेंट ऑर्बिटल शो कर सकते हैं। मान लीजिए ये वैकेंट, ये आपके दिखा दिया हमने, 2 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन आएगा अपने ऑर्बिटल लेके, फ्लोरीन आएगा, देखो 2p है, एग्जैक्ट दिखाएं तो डबल शेप है, अदरवाइज मान लीजिए हम सीधे दिखा देते हैं कि देखो फ्लोरीन आ गया यहाँ पे, ठीक हो गया ना बेटा, यहाँ पे फ्लोरीन आया अपना ऑर्बिटल लेके, यहाँ पे एग्जैक्ट तो डबल शेप है लेकिन सिंपल हमने शो कर दिया। एक फ्लोरीन ऐसे ही, दूसरा फ्लोरीन बेटा यहाँ पे आ गया, देखो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो फ्लोरीन आ गया बेटा। अब एक F नेगेटिव होगा, देखो F नेगेटिव, देखो F नेगेटिव ये क्या करेगा बेटा, इसके पास देखो ये लॉन पेयर आ गया, देखो ये वाला, ये क्या करेगा, वैसे तो चारों के चारों लॉन पेयर और भी हैं बेटा, देखो ये 1 2 एंड 3 लॉन पेयर, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब फोर्थ लॉन पेयर। तो ये ऑर्बिटल जिसके अंदर ये लॉन पेयर है नेगेटिव चार्ज है, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बना लिया। ऐसे ही एक और जो F होगा बेटा, देखो ये नेगेटिव चार्ज, देखो ऐसे हमने दिखाया नेगेटिव चार्ज, 3 लॉन पेयर और है बेटा, देखो टोटल तो 4 लॉन पेयर है, इसने भी देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनी यहाँ पे BE की, देखो बेरिलियम दिखाया, ये 1 बॉन्ड हो गया, ये सेकंड बॉन्ड हो गया बेटा, हो गया ना, ये अबो दी प्लेन जैसे मैंने दिखा दिया, ये बिलो दी प्लेन दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, ये F हो गया, F हो गया, ये F हो गया, F हो गया। ये नेगेटिव चार्ज किस पे आया, देखो F नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन तो बेरिलियम को दे दिए ना, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों फ्लोरीन के ही थे, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कोवलेंट बॉन्ड जैसा हो जाता है बेरिलियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज,
या तो सिंपल आप बेरिलियम के ऊपर ऐसे 2 नेगेटिव चार्ज लगा दें, ये स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ठीक है। या कई बार हम क्या करते हैं, इसी स्ट्रक्चर को देखो अपने बुक्स में देखा होगा बेटा, कुछ इस टाइप से देखो स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं, बना देते हैं कि बेरिलियम बना के बेटा, और ये बॉन्ड अबोव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन बेटा शो किया, एक फ्लोरीन दिखाया, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, देखो ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन पार्ट, और ब्रैकेट के ऊपर कैसा चार्ज लगा देते हैं, 2 नेगेटिव। यहाँ पे कोई काउंटर आयन भी होगा, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो, जो भी हो, है ना। तो इस टाइप से ये हमने स्ट्रक्चर बना दी BeF4 की, बोलो किस चीज की, BeF4 के ऊपर कितना चार्ज आएगा बताएं बेटा शाबाश जल्दी से, 2 नेगेटिव। तो ये स्टार्ट में जो हमने लिखा था BeF4 नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं बेटा, क्या होगा, 2 नेगेटिव। ये आप करेक्शन कर लेंगे बेटा, यहाँ क्लियर हो गया। BeF4 2 नेगेटिव, जैसे अभी आपने स्ट्रक्चर बनाई तो आप समझ भी पाए कि 2 नेगेटिव चार्ज क्यों आया। अब हम देखते हैं बेटा अगले कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर, BeF4 नेगेटिव, तो इसमें एक नेगेटिव है, BeF4 नेगेटिव में तो बेटा 2 नेगेटिव आ गया था। इसी टाइप से अगर हम बोरोन की स्ट्रक्चर लिखें, एटॉमिक नंबर बेटा 5 होता है, तो क्या लिखेंगे, ये 1s2, ये 2s2, और उसी टाइप से बेटा 2p1। ओपन फॉर्म में लिखें, डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट हम बना देते हैं। वैसे तो देखो 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन था, 2s में 2 ही थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट आगे कर दिया, तो ये 3 तो हो गए बॉन्ड पेयर, और एक ये वैकेंट ऑर्बिटल है। उसी टाइप से जो फ्लोरीन की कॉन्जुगेशन हमने अभी बनानी सीखी ही थी, जिसमें फ्लोरीन के पास क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 2p के अंदर, और लोन पेयर होते हैं, जैसे हमने ये सीख ही लिया था, अभी हमने देखा था कुछ पल पहले। अगर इसी टाइप से F नेगेटिव की स्ट्रक्चर भी हम बना लें यहाँ पे, तो बोलो उसी टाइप से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर देंगे हम 2p के अंदर, तो 2p6 हो जाएगा, ये 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये F नेगेटिव का हो गया। अब जो बोरोन है यहाँ पे, अब इसकी स्ट्रक्चर बोलो कैसे बनाएंगे, ये एक बोरोन हो गया बेटा। अब इसके पास 3 ऑर्बिटल तो बेटा ऐसे हैं जिनके पास बोलो क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन, हमने 1 इलेक्ट्रॉन ईच दिखा दिया। एक ऑर्बिटल ऐसा है जो कि ये वैकेंट, वैकेंट दिखा दिया। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एक फ्लोरीन आएगा, देखो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन गया शेयरिंग से, ये अगला फ्लोरीन आ गया बेटा, ये थर्ड फ्लोरीन आ गया बेटा यहाँ। लेकिन अब F नेगेटिव आएगा, जिस F के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब ये लोन पेयर और 3 लोन पेयर और हैं, देखो टोटल 4 थे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो ओवरऑल बेटा जो स्ट्रक्चर बनी यहाँ पे कैसी बनी, एक बोरॉन और ये आपके 4 बॉन्ड हो गए, 1 बिलो द प्लेन, वही टेट्राहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर हो गई। आपके 4 फ्लोरीन है, लेकिन एक अब की बार एक ही F नेगेटिव था, इसलिए फ्लोरीन बोरोन के ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज आएगा। या तो आप ऐसे दिखा दें, या दूसरा तरीका, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे बनाएंगे, ये बोरोन बना के और ये आपके अबोव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन F दिखा के, एक फ्लोरीन इधर एक फ्लोरीन इधर, और स्क्वायर ब्रैकेट दिखाएंगे, ये क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, नॉन आयनाइजिंग पार्ट होता है, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, -1 चार्ज। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बोलो बेटा किसकी बन गई, BF4 नेगेटिव। समझ में आ गया। अगला कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं यहाँ पे, बेरिलियम ऑक्सलेट। तो बेरिलियम जो ऑक्सलेट की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे अगर हम देखें, तो देखो उसी टाइप से है। यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड की स्ट्रक्चर तो बेटा आप सभी जानते हैं, तो ऑक्सलेट आयन हमने यहाँ पे ले लिया। तो ऑक्जेलिक एसिड की बेटा स्ट्रक्चर कैसी होती है, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, OH, तो ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, तो ये ऑक्जेलिक एसिड बन जाता है। ऑक्सलेट आयन का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन अपने पास ले जाए, ठीक है ना, इस टाइप से, तो H पॉजिटिव निकल जाएगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये ऑक्सलेट आयन बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है बेटा, ऑक्सलेट आयन। तो उसी टाइप से जो बेरिलियम होगा बेटा, यहाँ पे देखो ये बेरिलियम जो होगा यहाँ पे, बेरिलियम वही उसी टाइप से टेट्राहेड्रल साइट जो बनेगी, इसमें कैसे बनी, देखो टेट्राहेड्रल साइट अगर आप यहीं पे देख ले, देखो बीच में बेरिलियम है यहाँ, ये ऑक्सलेट आयन हमने दिखा दिया। जो 4 कॉर्नर होते हैं, देखो मान लीजिए मैं डॉटेड फॉर्म में इधर टेट्राहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं आपको समझाने के लिए, देखो इस टाइप से, तो ये जो 2 कॉर्नर होंगे, ये जो ऑक्सलेट आयन था इसमें क्या होगा, देखो ये O नेगेटिव हमने शो कर दिया, दिखा दिया ना बेटा, O नेगेटिव, और यहाँ पे बेटा क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और आगे फिर से दिखा दिया, देखो C डबल बॉन्ड O, और आगे बेटा क्या दिखा दिया, ये O नेगेटिव बेटा फिर से आ गया। आगे ना बेटा बात समझ में आपको आ गई, क्लियर हो गया ना इतना। तो ऑक्सलेट आयन ने क्या किया, यहां से देखो ये बॉन्ड बना लिए, तो क्या बना दिया, ये बॉन्ड बना दिया हमने।
ऐसे ही जो दो पोजीशन बच गई, देखो दो दो बॉन्डों के बीच में एक ऑक्सिलेट आयन, ऐसे ही यहाँ पे भी एक ऑक्सिलेट आयन होगा। जैसे देखो यहाँ पे दिखा रखा है एक ऑक्सिलेट आयन, तो बेटा देखो ये आ गया इस पोर्शन से। ऐसे ये दूसरा ऑक्सिलेट आयन देखो इन दो कॉर्नर के ऊपर आ जाएगा। तो टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर जो ये चार पॉइंट होते हैं, चार जो बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्ड्स के ऊपर ऑक्सिलेट आयन के दो ऑक्सीजन, ऐसे ही दूसरी जगह भी दो ऑक्सीजन। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाती है। बोलो किसकी स्ट्रक्चर बनती है? बेरिलियम ऑक्सिलेट की। बोलो किस चीज की बनती है? बेरिलियम ऑक्सिलेट की स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाती है। क्लियर हो गया बेटा? आगे ना बात समझ में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बेरिलियम एसीटेट की। तो बेरिलियम जो एसीटेट है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये इसकी फार्मूला है Be4O। तो इसमें क्या होगा, जो डिफरेंट, देखो मैं आपको फिर बता दूं, इसमें ऑक्सिलेट जो आयन है वो लिगेंड का काम कर रहा था। पिछली स्ट्रक्चर में F नेगेटिव लिगेंड आयन का काम कर रहा है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं बेरिलियम। इसके अंदर देखो हम आपको बता दें, बीच में सेंटर सेंटर जो ब्रीजिंग लिगेंड है वो ऑक्सीजन है। बेटा कौन है यहाँ पे? ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, ब्रीजिंग जो लिगेंड है यहाँ पे। ब्रीजिंग लिगेंड क्या करेगा, इसके चारों तरफ देखो चार आपके बेरिलियम हमने शो कर दिया। देखो अगर मैं थोड़ा आपको अलग से बना के दिखाऊं, ये ऑक्सीजन हो गया। इसके जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, इसके चारों पॉइंट के ऊपर एक बेरिलियम देखो यहाँ पे लिख दिया, एक बेरिलियम देखो यहाँ पे हमने लिख दिया, एक बेरिलियम बेटा यहाँ पे लिख दिया, एक बेरिलियम बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हो गया? चार बेरिलियम हमने कर दिए कोऑर्डिनेट, ये इसके साथ अटैच्ड होंगे बेरिलियम के साथ। ठीक हो गया बेटा इतना? उसके बाद क्या होगा? एसीटेट। देखो एसीटेट बेटा ये है, देखो मैं आपको पहचान करवाने की कोशिश करूं। देखो ये CH3 हो गया, ये C हो गया, और ये डबल बॉन्ड, किसी एक साइड में डबल बॉन्ड O और ये दूसरी साइड में O नेगेटिव। और जो O नेगेटिव है, क्योंकि रेजोनेंस होने की वजह से इस टाइप से हम स्ट्रक्चर को शो करते हैं। देखो ये नेगेटिव चार्ज CH3CO नेगेटिव। क्लियर हो गया ना बेटा? हो गया क्लियर? समझ में आ गई बात? तो चार स्ट्रक्चर कैसे बनती हैं देखो। एक तो एसीटेट आयन, देखो मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं। एक OAC, OAC देखो, OAC नेगेटिव, एक एसीटेट आयन इन दो बेरिलियम के बीच, OAC नेगेटिव, एक एसीटेट आयन इन दो के बीच, OAC शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा मैं, इन दो के बीच, एक इन दो बेरिलियम के बीच। क्लियर हो गया बेटा? इतनी बातें आ गई समझ में? कैसे अटैच होंगे बोलो, किसके थ्रू अटैच होंगे? अगर हम शो करें इनके अटैचमेंट तो किस किस तरीके से होंगे? ये एसीटेट आयन को कुछ ऐसे शो कर दें, यहाँ पे बेरिलियम के साथ अटैच, ये भी बेरिलियम के साथ अटैच, इसको भी अगर ऐसे शो कर दे बेरिलियम के साथ अटैच, बेरिलियम के साथ अटैच, इसको भी ऐसे शो करें कि बेरिलियम के साथ अटैच, बेरिलियम के साथ अटैच, इसको भी कर्व से शो करके दिखाऊं बेरिलियम के साथ अटैच, बेरिलियम के साथ अटैच। क्लियर हो गया ना बेटा? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद अब क्या होगा, ऑल्टरनेट बेरिलियम को लेंगे बेटा। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है बताओ? एक बेरिलियम मान लीजिए ये मैं ले लूं, एक बेरिलियम मैं ये ले लूं बेटा, तो इन दो बेरिलियम के बीच में भी एक एसीटेट आयन होगा। देखो ऐसे OAC, देखो ऐसे OAC नेगेटिव। किससे अटैच होगा बेटा? इसी को अगर मैं ऐसे कर्व के साथ दिखा दूं, एक तो बेटा ये अटैच होगा, देखो इस टाइप से अगर मैं शो करूं बेटा, किसके साथ? इधर। और एक अटैच होगा बेटा इस कोने से बेटा, ऑल्टरनेट दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। हो गया? उसी टाइप से अब ये दो अल्टरनेट वाले बच गए, ये दो तो ले लिए ना बेटा। अब ये दो बेरिलियम, देखो ये दो, ये और ये बच गया। तो यहाँ पे भी अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा, देखो OAC नेगेटिव, OAC नेगेटिव, तो ये क्या होगा, एक तो इस बेरिलियम के साथ, अब एक छोड़ दो बेरिलियम उससे अगला, एक इस बेरिलियम के साथ, देखो ये अटैच। क्लियर हो गया ना बेटा? तो इस तरीके से, और ये जो चार बेरिलियम है ये तो देखो अटैच होंगे ही आपके, टेट्राहेड्रली ये ऑक्सीजन अटैच होता है इन चार बेरिलियम के साथ। सो दैट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द बेरिलियम एसीटेट। ये किसकी स्ट्रक्चर हो जाती है बेटा? बेरिलियम एसीटेट की। तो हर एक बेरिलियम जो एटम होता है, बेरिलियम जो एटम होता है, ये क्या करता है, तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वन टू द सेंट्रल ऑक्सीजन, टू द एसीटेट। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये एग्जाम में आया हुआ है, टोटल काउंट करें इसमें BOB बॉन्ड कितने हैं? BOB बॉन्ड ध्यान से देखो बेटा, BOB बॉन्ड टोटल कितने हैं देखो। BOB का मतलब देखो, ये एक बेरिलियम, ये दूसरा बेरिलियम, BOB ये हो गया, BOB सेकंड, BOB थर्ड, BOB फोर्थ, और एक डायगोनल BOB 5, BOB 6। तो टोटल 6 BOB बॉन्ड हो गए। तो कितने हो गए? 6। तो ये 6 तो हो गए BOB बॉन्ड। अगला पूछ रखा है OBO, OBO। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन बेटा टोटल कितने थे? 6 थे। हर एसीटेट आयन में बोलो कितने हैं बेटा? दो ऑक्सीजन है। देखो हर एसीटेट आयन में दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन है। देखो 1 2 2 4 2 6, और बताओ 2 8 2 10 और 2 12।
12 हो गया ना, 12 दूनी 24। देखो क्यों कहा मैंने दुगना क्यों किया, ओबीओ बॉन्ड, देखो ध्यान से देखना, मैं इस ऑक्सीजन से शुरू करता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, इस ऑक्सीजन से ओ बी ओ, इधर इधर चला बेटा, देखो ऐसे ओ बी ओ, और दूसरा यहीं से ओ बी ओ, अब नीचे की तरफ मुड़ जाओ, देखो इधर 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 इधर, क्लियर हो गया ना। एक ऑक्सीजन दो ओ बी ओ बॉन्ड बनाता है, ओ बी ओ बीई ओ बीई ओ, हो गया ना दो, एक ऑक्सीजन की वजह से। और टोटल ऑक्सीजन कितनी है बेटा, 2 6 12, तो 12 दूनी 24। तो डायरेक्ट आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बेटा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी अगली स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनता है ईडीटीए का कैल्शियम के साथ। तो बेटा ये किस तरीके से बनता है, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ही ध्यान से देखना बेटा। ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन बेटा मैंने लिख दिया, ध्यान से देखना, मैंने कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन लिख दिया। अब इसके चारों तरफ मान लीजिए मैं टेट्रा ऑक्टाहेड्रल टाइप की, देखो मान लीजिए मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ, देखो मैं डॉट डॉट से दिखाता हूँ बेटा, बड़े ध्यान से देखना। ऐसे बेटा मैंने डॉटेड 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 स्ट्रक्चर बना दी, देखो ये ऐसे डॉट 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 डॉट, ये सिर्फ समझाने के लिए बेटा। एक अब होगी ना बेटा ऑक्टाहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर, ऐसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी, ऊपर नीचे जो मैंने ऑक्टाहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर आपके लिए बना दी। क्लियर हो गया बेटा, इतनी आ गई बात समझ में। अब इसके बाद अब हमें करना क्या है, इसमें जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना दी, अब इसमें करें क्या, इसमें कुछ ऐसे करेंगे जो हमने लिख रखा है ना, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, आखिर इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो पहले तो ये देख लें। इथाइलिन डायमीन, इत इत का मतलब देखो ऊपर बनाता हूँ बेटा, इत, देखो इत का मतलब 2 कार्बन, इथाइलिन हो गया बेटा। डायमीन का मतलब बेटा डायमीन NH2 ग्रुप हो गया बेटा, हो गया ना, इथाइलिन डायमीन NH2 हो गया बेटा। इतनी आ गई बात समझ में, इथाइलिन डायमीन। अब टेट्रा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो एसिटिक एसिड की ये होती है बेटा CH3COOH। अब क्या होगा, जो CH3COOH है यहां से, अब हम इसमें क्या करेंगे, CH3 का, देखो NH2 का एक H हटाओ, बल्कि 2 H हटाओ, NH2 के दोनों H हटा दो, 2 एसीटेट ग्रुप लगा दो, यहां से भी 2 हटा दो। एसीटेट ग्रुप किसके द्वारा, देखो ये CH2 के द्वारा, तो कैसे बनेगा CH2 और COOH, ऐसे इधर भी क्या लगा दो CH2 COOH, इधर भी बेटा क्या लगा दो उसी टाइप से CH2 COOH, इधर भी बेटा क्या लगा दो CH2 COOH। क्लियर हो गया बेटा, अब समझ में आ गई होगी ना इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर। अब एसिटेट आयन की फॉर्म में अगर हम इसको कर दें तो CH3CO नेगेटिव, O नेगेटिव H पॉजिटिव कर देंगे बेटा, O नेगेटिव H पॉजिटिव आयनिक फॉर्म में करना चाहे, कन्वर्ट करना चाहे तो। क्लियर हो गया बेटा, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो ये बनेगी कैसे, अब ये है बात ध्यान रखने की। देखो मान लीजिए इसके अंदर जो ये 2 नाइट्रोजन है बेटा, देखो एक नाइट्रोजन मैंने ये लिख दिया, एक नाइट्रोजन मैंने ये लिख दिया, ध्यान से देखना स्ट्रक्चर में कैसे बना रहा हूं, इधर लिख दो या दूसरी साइड में लिख दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें तो देखो मैंने इस कॉर्नर के ऊपर बनी हुई स्ट्रक्चर देखो इधर दिखा रखा, मैं आपको दूसरी साइड बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपको सारी स्ट्रक्चर बनानी आ जाए, ऐसे भी और वैसे भी। एक साइड की तो बनी हुई है बेटा, ये बना दी, इसके बीच में बेटा कौन होगा, इथाइलिन ग्रुप, देखो इतनी बात आ गई समझ में, इथाइलिन भी आ गया बेटा। देखो ये मैंने बना दिया, देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, 2 N लगा दिए, CH2 डबल बॉन्ड 2 N। इन जो ये ऑक्टाहेड्रल टाइप की स्ट्रक्चर था, इसमें जो स्क्वायर प्लेनर वाले 2 पॉइंट थे, यहाँ पे तो N आ चुका है बेटा, आ गया ना N। अब उसके बाद बताओ आगे क्या लगाने हैं, अब हर एक नाइट्रोजन के ऊपर 2 2 एसीटेट ग्रुप लगाने हैं, 2 2 बेटा क्या लगाने हैं एसीटेट ग्रुप, देखो अब मैं लगा के दिखाता हूँ, वो देखो कैसे लगेगा। क्या लगाना है बेटा, यहाँ पे इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पे ये बना दिया CH2, है ना, और ये बना दिया C डबल बॉन्ड O, और ये बना दिया बेटा मैंने O नेगेटिव। O नेगेटिव कहाँ पे आया है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, देखो जो जो इक्विटोरियल एक्सियल जो बॉन्ड है बेटा, एक्सियल बॉन्ड के ऊपर, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया बेटा, देखो यहाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा कहां से बना था, नाइट्रोजन के थ्रू, ये बना था नाइट्रोजन के थ्रू, दो तो बन गए थे बेटा नाइट्रोजन, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर के, और ये एक्सियल बन गया। ऐसे अगला देखो बेटा कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से देखना। ये एक एसीटेट बना दिया ना बेटा एसीटेट, अब देखो दूसरा बनाता हूँ, दूसरे नाइट्रोजन पे भी एक और बना देता हूँ, ऐसे ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड O बेटा, और ये O आ गया, देखो वही एक्सियल बॉन्ड की जगह पे देखो O नेगेटिव, ये भी देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने बना दिया। बोलो कितने एसीटेट ग्रुप आप यूज कर चुके, बोलो अभी तक, अभी तक हम यूज कर चुके हैं 2 एसीटेट, 2 नाइट्रोजन के ऊपर, हर नाइट्रोजन के ऊपर तो 2 एसिटिक एसिड ग्रुप होते हैं बेटा, 2 एसीटेट होते हैं हर नाइट्रोजन पे, एक एक दिखाए, एक एक और कैसे दिखाएं, देखो एक एक और दिखा देते हैं।
अब ये जो नाइट्रोजन थी, देखो ये नाइट्रोजन यहां से देखो मैंने ये बनाया, ये CH2 और ये बेटा C डबल बॉन्ड O, और जो ये एक स्क्वायर प्लेनर वाला पोजीशन थी यहाँ पे बेटा O2 नेगेटिव ले लिया बेटा, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बन गया, हो गया बेटा एक और। ऐसे ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर एक तो देखो आ चुका था, अब एक और ले लेते हैं बेटा, देखो ये ले लिया बेटा, कौन हो गया ये CH2, और बेटा कौन, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, और एक बेटा कौन हो गया, ये O नेगेटिव हो गया। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा देखो ये बन गया, बन गई पूरी स्ट्रक्चर, आ गई बात समझ में। अब देखो कैल्शियम के ऊपर तो बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज ही था, और नेगेटिव चार्ज कितना आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज 4 जगह आ गया, देखो ओ नेगेटिव के थ्रू डोनेट, ओ नेगेटिव के थ्रू डोनेट, ओ नेगेटिव के थ्रू डोनेट। इसलिए जो पूरी बड़ी जो स्ट्रक्चर बनेगी, देखो ऐसे जो पूरी बड़ी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसके बाहर जो हम ब्रैकेट लगा दें, देखो अगर हम ऐसे ब्रैकेट लगा दें, ये कॉम्प्लेक्स बन गया ना बेटा, तो इसके बाहर बेटा ऊपर कैसा चार्ज लगाऊंगा, अगर देखो ये नेगेटिव तो बेटा खत्म हो जाएंगे ना, उन्होंने डोनेट कर दिए, तो इस पूरी के बाहर आ जाएगा बेटा 2 नेगेटिव चार्ज, बेटा कितना आ जाएगा, देखो क्यों आया, 4 तो नेगेटिव हो गया, हर 4 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव था, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बन गई। ये आपकी कैसी स्ट्रक्चर बन गई, आयनिक फॉर्म के अंदर। अब इसको ये जो 2 नेगेटिव है, इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, कोई पॉजिटिव आयन कर देगा बेटा, क्लियर हो गया ना, आगे ना बात समझ में। तो इस तरीके से ये आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पे बन चुका है, और ये स्ट्रक्चर, और ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, देखो 2 तो बने नाइट्रोजन के थ्रू, 4 बने ऑक्सीजन के थ्रू, हेक्साडेंटेट लिगेंड है बेटा ये, बोलो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन जो ये है, बोलो कैसा लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्सा का मतलब 6, डेंटेट का मतलब डेंटिसिटी मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने बनाए हैं, तो ये एक ऐसा लिगेंड है। तो हम बातें कर रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ऊपर, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें देखो रिंग स्ट्रक्चर बन गई, देखो कितने रिंग बने, है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। तो जो रिंग बनाते हैं इन्हें चिलेटिंग लिगेंड भी कहते हैं, एक ऐसा लिगेंड जो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो किसी भी लिगेंड, देखो रिंग ही रिंग बने हैं काफी सारे, कितने रिंग कितने रिंग कितने रिंग, एक रिंग बन गया यहाँ से, ये दूसरा रिंग बन गया, है ना बेटा। तो कितने रिंग, कितने सारे रिंग बन गए, एक रिंग, 2 रिंग, ये थर्ड रिंग बन गया, है ना, ये नेक्स्ट रिंग बन गया, एंड सो ऑन, इस टाइप से रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाते हैं, आप ये काउंट कर लेना बेटा। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अगला फैक्टर जो अफेक्ट करेगा स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अगला फैक्टर आता है न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। वो तो बेटा हमने देखा ही, मेटल एटम के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितनी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी होगी, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लीजिए 2 मेटल आयन आपको दे दिए जाएं, 2 मेटल आयन, एक के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, एक के ऊपर कम, बोलो किसकी इलेक्ट्रॉन टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी लिगेंड से, जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हायर द न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी और द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और द आयन, more will be their tendency to take the lone pair electron pair from the surrounding ligands, so more will be the stability of the complex। तो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो उस मेटल आयन की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी, आप ऐसा कह सकते हैं। अगला फैक्टर बेटा, देखो ये तो आपने पढ़ाई बेटा, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल तो जरूर होना मेटल एटम के ऊपर या मेटल आयन के ऊपर। सो द प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल इज मस्ट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम और द आयन। तो सेंट्रल मेटल एटम मस्ट हैव द वैकेंट ऑर्बिटल, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल जरूर हो, ताकि वो एक्सेप्ट कर पाए इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्रॉम द लिगेंड्स। और दूसरा जो ज्योमेट्री है, जितने ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल होंगे उसके बेसिस के ऊपर ही ज्योमेट्री डिसाइड होती है। अगर सिर्फ 4 ही होंगे, अगर 4 ही होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, तो मतलब आपके टेट्राहेड्रल होगा, या dsp2 या sp2d हो सकती है, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल or the number of the surrounding ligands present in the given complex which result in the formation of the complex, the geometry will be decided on that, उसके बेसिस के ऊपर ही ज्योमेट्री डिसाइड होगी। तो 4 हुए सराउंडिंग लिगेंड, तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, मतलब आपके हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो टेट्राहेड्रल, sp2d या dsp2 तो स्क्वायर प्लेनर। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं किसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी। ये तो बेटा हमने पीछे सीख ही लिया था जब हमने साइज के फैक्टर के ऊपर देखा कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी एस ब्लॉक से ज्यादा होती है। लेकिन क्वेश्चन ये है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स बनाते ही क्यों हैं, और बनाते तो हैं लेकिन उनकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो टेंडेंसी है वो एस और पी ब्लॉक से ज्यादा क्यों होती है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, वो एक अलग बात के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, जैसे जिंक नहीं होता, जो लास्ट जिंक कैडमियम मरकरी उस कैटेगरी में नहीं आते।
आपके डी ब्लॉक तो है लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उनकी किसी भी स्टेट में, न्यूट्रल और आयनिक स्टेट के अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो कोई डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसा जिसकी न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन लिख दो न्यूट्रल स्टेट में, वो जो डिफरेंट आयनिक स्टेट दिखाता है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उस पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में फिर भी अगर कोई भी डी ब्लॉक के अंदर डी सबशेल में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना दिखे, तो वो क्या नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखे तो ट्रांजिशन एलिमेंट, अदरवाइज नॉट। तो प्रॉपर वर्ड हमारे लिए यहाँ पे होना चाहिए था ट्रांजिशन एलिमेंट की वजह अगर हम डी ब्लॉक लिख देते तो और भी अच्छा होता। लेकिन दोनों एक दूसरे की जगह आमतौर पे हम यूज करते रहते हैं। जब डिफरेंस पूछा जाए, बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, तभी हम जस्टिफिकेशन देते हैं। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है एसओपी ब्लॉक से। या दूसरे शब्दों में ये बनाते ही क्यों हैं, इसलिए बनाते हैं, कॉमन सी बात, इनका छोटा साइज होता है। स्मॉल साइज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, दे हैव द हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, they have the vacant d orbital, or they have the unique type of electronic configuration, and they have unique type of the वैकेंट डी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, कम ज्यादा अलग अलग एलिमेंट में, वो एक अलग बात। और दे कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर होता क्या आपने देखा होगा जब हम आगे पढ़ते हैं, कि जो इनकी पेनल्टीमेट जो सब शेल होती है N-1D जिसे कहते हैं, और बाहर जो NS होता है बेटा, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, देयर इज वेरी लेस एनर्जी गैप। और ये एनर्जी जो गैप है ये बहुत ही स्मॉल है, और ये स्मॉल एनर्जी गैप होने की वजह से जो आपके डी वाले इलेक्ट्रॉन है N-1D के इलेक्ट्रॉन भी, जैसे आमतौर पे अगर हम देखें इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS 1 to 2 होते हैं वैसे आमतौर पे विद सम एक्सेप्शंस, और यहाँ पे आपके 1 to 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो डी के इलेक्ट्रॉन है दे कैन ऑल्सो बी लॉस्ट अलोंग विद द एस इलेक्ट्रॉन, सो दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इसलिए इनके अंदर अलग कैपेसिटी है डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाने की, और ये अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कभी टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर टाइप के। फर्दर आपके जो ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, अगर ये आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड आ जाए लाइक कार्बोनिल ग्रुप, तो ये बैक बॉन्डिंग भी शो करते हैं और भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या था यहाँ पे, इसका मतलब देखो कुछ ऐसे है जैसे निकिल के अंदर आमतौर पे बेटा हम देखते हैं, और ये कार्बोनिल ग्रुप अगर हम देखो इस टाइप से शो कर दें, तो ये दो इलेक्ट्रॉन कार्बन दो बॉन्ड बना ले, तो ये लोन पेयर बच गया बेटा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये बॉन्ड तो बन गया। ऐसा होने से जो NiCO4 होता है, देखो मैंने आपको पीछे भी बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो हमने पीछे सीखा ही था। तो NiCO4 में जो निकिल होता है बेटा, निकिल को अगर हम X मान लें तो X प्लस में 0 = 0, 0 चार्ज था निकिल के ऊपर। तो जो ये लिगेंड है CO जब इलेक्ट्रॉन दे देता है निकिल के ऊपर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब निकिल के पास जो लॉन पेयर होते हैं, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कार्बोनिल के ऊपर, तो यहां से तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले लिए, निकिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो अपने नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल ये दोबारा करता है बैक बॉन्डिंग के द्वारा। बन गया ना बेटा, पाई बॉन्ड बन गया, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है तो दूसरा पाई होता है। तो ऐसा भी कर देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन उन लिगेंड के साथ जो कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं। तो ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, पाई बॉन्ड बना है ना बेटा यहाँ पे, तो CO इज ए पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स के अंदर और ज्यादा स्टेबिलिटी बन जाती है, सो दैट कॉम्प्लेक्स बिकम मच मोर स्टेबल। होता तो ये था कि अनस्टेबल हो जाना चाहिए, लेकिन बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी की वजह से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये कुछ एक एग्जांपल भी हैं आपके कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और ये कुछ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्लियर हो गया बेटा। दूसरी बात, जो कॉम्प्लेक्स बनता है कितना स्टेबल होगा, कॉम्प्लेक्स बन भी पाएगा ये नहीं, ये इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है। वैकेंट ऑर्बिटल तो हैं, लेकिन उन वैकेंट ऑर्बिटल का नेचर कैसा है, वो वैकेंट ऑर्बिटल S वाले हैं, P वाले, D वाले, F वाले हैं, तो कौन से ब्लॉक के अंदर है वैकेंट ऑर्बिटल, इस बात के ऊपर भी निर्धारित होता है कि जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, बनेगा या नहीं बन पाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसी बात की, मींस जो वैकेंट ऑर्बिटल इन द सेंट्रल मेटल आयन मस्ट बी वेल एक्सपोज्ड, बाहर की तरफ होने चाहिए, ऐसा ना हो कि वो डीपली बरीड हो, और वो आपके जो लिगेंड, आने वाले लिगेंड के अंदर भी जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ ओवरलैपिंग ही ना कर पाए। अभी हम देखेंगे ऐसा किस में होता है और किस में नहीं होता। तो अब हमारा क्वेश्चन आ गया अगला इंपॉर्टेंस इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, उनकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, उनकी जो टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, बोला किससे, आपके बताओ किससे, एफ ब्लॉक एलिमेंट से। ऐसा क्यों, बताओ बेटा ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उन ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर
जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, टू द इनकमिंग लिगेंड्स। इनकमिंग लिगेंड के द्वारा वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, जो पेनल्टी में डी सबशेल होती है। तो जो पेनल्टी में डी सबशेल होती है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, वो मोर एक्सपोज्ड होती है फॉर द इनकमिंग लिगेंड, फॉर द बेटर ओवरलैपिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड्स। जो लिगेंड के ऑर्बिटल होते हैं जिनमें लॉन पेयर है, उनके साथ जो डी ऑर्बिटल है वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर लेते हैं क्योंकि वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं। लेकिन जो आपके एफ सबशेल होती हैं उनमें ऐसा नहीं हो पाता। कहने का अभिप्राय मैंने क्या बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके अंदर जो पेनल्टीमेट डी सबशेल होती हैं, दे आर मोर एक्सपोज्ड टू एक्सेप्ट द लॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड्स। इसीलिए ये लिगेंड के साथ बेटर ओवरलैपिंग शो करते हैं, लिगेंड के साथ ये स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन शो करते हैं, और कई बार अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया ये पाई बैक बॉन्डिंग भी शो कर देते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हायर कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है जब ये लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाते हैं। जबकि जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके अंदर जो एंटी पेनल्टीमेट, देखो नाम से ही पता चलता है, डी ब्लॉक के अंदर तो बेटा क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, सबसे बाहर वाली शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, उससे अंदर ये n-1d था बेटा डी ब्लॉक के अंदर, ये तो n-1d हो गया, ये ns हो गया। ये तो फिर भी बाहर सुपरफिशियली प्रेजेंट है। लिगेंड वाले जो ऑर्बिटल होंगे ये जल्दी से जो ये डी है ये इसके साथ इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो एफ में बेटा क्या होता है, देखो कुछ इस टाइप से दिखाया जाता है, ये n-2f होता है। उसके बाद बाहर बेटा कौन होता है, ये n-1d, और उससे भी बाहर बेटा कौन होता है, ns होता है। तो मीन्स आपके क्या होते हैं कि ये ns2 हो गया, ये 0 to 1 हो गया, f में 1 to 14 होते हैं जैसे बताया। ये लिगेंड आ गया, ये अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लिए बैठा है, तो ये एफ वाले के साथ इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाता बिकॉज दीज एफ सबशेल आर डीपली बरिड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये ज्यादा अंदर की तरफ होते हैं। तो जो एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल होती हैं, दे आर डीपली बरिड इन द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मींस दे आर लेस एक्सपोज्ड फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड्स। इसलिए जो टेंडेंसी है ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉम्प्लेक्स बनाने की, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर हो गया बेटा, आगे बात समझ में। अब एफ में भी तो बेटा दो हो जाते हैं, एक तो 4f एक 5f। अब देखो इसके बारे में बताते हैं। तो देखो 4f की अगर हम बात करें, देखो इसी टाइप से न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए ये 4f है जिसका साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू 5f की बात करें क्योंकि नंबर बढ़ गया। तो उसके बाद क्या आता है बेटा, 5 के बाद यहाँ पे कौन आता है बेटा, 5d आता है। उसके बाद बेटा कौन आता है, 6s आता है, और यहाँ पे बेटा लिगेंड आ गए, और ये बाहर की तरफ वेल एक्सपोज्ड नहीं होते आपके 4f, तो इसीलिए लिगेंड के साथ ये वीक इंटरेक्शन करते हैं, तो इसलिए इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कम होती है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर ले नहीं पाए, इसके इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहे, तो मतलब लिगेंड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था इसका नेगेटिव चार्ज इसी पे रहा, और जो ये मेटल आयन है आपका, जो लेंथेनाइड्स हैं, ये हम लेंथेनाइड्स की बात कर रहे हैं, लेंथेनाइड्स, तो जो लेंथेनाइड के ऊपर जो भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसी के ऊपर रहा, ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर आराम से ले नहीं पा रहा, ये आराम से इलेक्ट्रॉन दे नहीं पा रहा, लिगेंड ये ले नहीं पा रहा। तो यानी ऐसे मेटल आयन को कहते हैं हार्ड एसिड। बेटा क्या कहते हैं आप इसे, हार्ड एसिड, जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट ना करे, हार्ड एसिड हो गया बेटा, हार्ड एसिड। और जो आराम से ना दे पाए तो बेटा ये हार्ड बेस हो गया। तो मतलब जो आपके लेंथेनाइड्स होते हैं ये हार्ड बेस के साथ, जैसे एफ नेगेटिव हो गया उसके साथ ये लिंकेज बनाते हैं, और ये आयनिक इंटरेक्शन होती है हमेशा इनके अंदर। बेटा कैसी इंटरेक्शन होती है, दैट इज द आयनिक इंटरेक्शन होती है इनके बीच में, क्योंकि इफेक्टिव ओवरलैपिंग तो बेटा हो नहीं पाई ना, ये लॉन पेयर के साथ इफेक्टिव ओवरलैपिंग 4f कर नहीं पाया क्योंकि दे आर डीपली बरिड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम 5f की बात करें, क्योंकि f का साइज बड़ा होता है बेटा, तो इसलिए अगर हम 5f की बेटा बात करें यहाँ पे, तो 5f के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 5f आ गया, ये 6d आ गया बेटा, ये 7s आ गया। तो 5f के जो ऑर्बिटल होते हैं दे आर वेल एक्सपोज्ड, और इसलिए ये लिगेंड के साथ क्या कर पाएंगे, इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर पाते हैं, स्ट्रॉन्ग लिंकेज कर पाते हैं, इसलिए ये कोवलेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बेटा कैसे बनाते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग हो पाई, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के पास नहीं रहे, तो इसलिए कोवलेंट लिंकेज होगी, कोवलेंट कॉम्प्लेक्स, कोवलेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस ये बनाते हैं। और कुछ आपके
आयनिक भी बना देते हैं कंप्लीट, कुछ कोवलेंट कुछ आयनिक, क्योंकि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट से तो कम ही बनाते हैं, डी ब्लॉक वाले कंप्लीटली कोवलेंट टाइप के बनाते हैं, ये कोवलेंट प्लस आयनिक दोनों बनाते हैं, और लेंथेनाइड वाले प्योरली आयनिक बनाते हैं। तो बेटर ओवरलैपिंग बेटा कौन दिखा पाया आपके, कौन बोलो, 5F मींस एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड की जो टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की वो ज्यादा होती है लेंथेनाइड से, यही हमारा क्वेश्चन है। तो लेंथेनाइड्स के अंदर जो 4F ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर डीपली बरीड एंड दे आर नॉट प्रेजेंट सुपरफिशियली, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, दे आर डीपली बरीड। 4F बेटा क्या है, डीपली बरीड, दे आर नॉट सुपरफिशियली प्रेजेंट, दे आर नॉट एक्सपोज्ड, दे आर नॉट वेल एक्सपोज्ड, दे आर नॉट एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट। लेकिन ये 5F जो होता है इसका साइज बड़ा हो जाता है, इसका साइज बेटा क्या हो जाता है, इनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से दे आर वेल एक्सपोज, दे आर मोर एक्सपोज्ड, बेटा क्या होते हैं, दे आर मोर एक्सपोज्ड, ये मोर एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट, मोर एक्सपोज फॉर द लिगेंड्स, फॉर द बेटर इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो 4F जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर लेस एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट मींस टुवर्ड्स द लिगेंड। सो 4F जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे कॉज अ पुअर ओवरलैपिंग विद द लिगेंड ऑर्बिटल्स। देखो यहाँ पे हमने बताया ये पुअर ओवरलैपिंग, देखो मैंने थोड़ी थोड़ी डॉट के साथ यहाँ पे दिखाया पुअर ओवरलैपिंग। जबकि जो आपके एक्टिनाइड्स होते हैं उनके अंदर जो 5F ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर ऑल्सो डीपली बरीड, वो भी डीपली बरीड होते हैं, लेकिन जो 5F ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर मोर डिफ्यूज्ड, मोर एक्सपोज्ड टू द एनवायरमेंट, मोर एक्सपोज्ड टुवर्ड्स द इनकमिंग लिगेंड्स फॉर द सराउंडिंग लिगेंड्स, सो दे कॉज द बेटर ओवरलैपिंग विद द लिगेंड ऑर्बिटल। 5F वाले बेटर ओवरलैपिंग करते हैं, बेटर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इसलिए एक्टिनाइड्स की ज्यादा टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की देन द लेंथेनाइड्स। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका होता है बेटा। उसके बाद ये कुछ फीचर्स हैं जो हम कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बोलो बेटा किसकी ज्यादा होती है, लेंथेनाइड्स की कम होती है, और एक्टिनाइड्स की बेटा क्या होती है, ज्यादा होती है। अभी हमने देखा क्यों। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनाइड भी +3 दिखाते हैं, एक्टिनाइड भी +3 दिखाते हैं, लेकिन अप टू द ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी आपकी एक्टिनाइड्स की ज्यादा होती है। जो एफ इन ऑर्बिटल के एनवायरमेंट कैसा होता है, एफ एफ बेटा क्या होता है, एफ ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसी होगी, पुअर इन्वॉल्वमेंट होती है, पुअर टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, और ये बेटर ओवरलैपिंग दिखा देता है। 5F बोलो बेटा क्या दिखाते हैं, जो 5F होते हैं अभी मैंने बताया दे आर वेल एक्सपोज टू द एनवायरमेंट, 4F दे आर डीपली बरीड, लेस एक्सपोज्ड, तो इसीलिए ये इनकी कम इन्वॉल्वमेंट होती है फॉर द एनवायरमेंट, टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। आप एक चीज और बताना, जो अभी हमने बात बताया ना, ये जो डीपली बरीड होते हैं 4F वाले, 5F वाले भी होते हैं, लेकिन एक्सपोज टुवर्ड इन्वायरमेंट 5F वाले ज्यादा होते हैं, F वाले कम होते हैं, और डी वाले तो ज्यादा ही एक्सपोज होते हैं। तो इसकी वजह से जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, तो दो तरह के मोशन होते हैं ऑर्बिटल के अंदर, आपके जो इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन, एक स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन इन्वायरमेंट के द्वारा इफेक्ट हो सकता है, तो बोलो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है कौन सा मोशन दिखा पाएगा, डी ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो आप मैं क्या कह रहा हूं। डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट में जो डी ऑर्बिटल होते हैं लिगेंड्स के द्वारा अफेक्टेड होते हैं, बेटर ओवरलैपिंग दिखाते हैं, यानी इन्वायरमेंट का उनके ऊपर असर पड़ता है, लिगेंड का असर पड़ता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्बिटल मोशन जो क्विंस्ड हो जाता है, रुक जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ऑर्बिटल मोशन नहीं होता, सिर्फ स्पिन मोशन होता है, स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये ध्यान रखना बेटा। ऐसे ही 4F और 5F की बात करें, एफ ब्लॉक जो एफ ऑर्बिटल जो होते हैं दे आर डीपली बरीड, अंदर होते हैं, अंदर होने की वजह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का असर नहीं होता है एफ ऑर्बिटल के ऊपर, इसलिए एफ ऑर्बिटल का जो ऑर्बिटल मोशन होता है वो क्विंस्ड नहीं होता। क्विंस्ड का मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं होता, रुकता नहीं आपके जो, इसीलिए ऑर्बिटल मोशन शो करता है। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं दे, उनके अंदर आपका आपका ऑर्बिटल मोशन भी होता है, बिकॉज एफ ऑर्बिटल आर डीपली बरीड। तो कई बार डी और एफ के बारे में ऐसे कंपैरिजन करके पूछा जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आप निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ दो फैक्टर होता है, एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। डी ब्लॉक के अंदर सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ही निकालते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन क्विंच हो जाता है। एफ ब्लॉक के अंदर जो कंप्लीट जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, इट इज ए सम ऑफ बोथ द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। छोटी बातें हैं, आगे जब मैग्नेटिक मोमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना वहां पे आएंगे, लेकिन कोरिलेटेड था ना, यहाँ पे एक्सपोजिंग की बातें चल रही थी, कौन ज्यादा एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसलिए बातें मैंने आपके सामने बोल दी, इसलिए ध्यान रखना बेटा। उसके बाद लिगेंड की फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने बताया जो वेल एक्सपोज्ड होते नहीं 4F, तो इसीलिए
कैसे इंटरेक्शन हो, इसलिए हार्ड लिगेंड के साथ ही इंटरेक्शन हो पाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं पा रहा तो इसलिए हार्ड लिगेंड ही होगा। और ये जो दोनों के साथ बना लेते हैं एक्टिनाइड्स, आपके हार्ड और सॉफ्ट लिगेंड दोनों के साथ, और इसलिए मोस्टली आयनिक होती है लिंकेज लैंथेनाइड्स के अंदर जब लिगेंड के साथ बनाते हैं, और एक्टिनाइड के अंदर दोनों होती हैं, आयनिक भी और कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है। क्लियर हो गया बेटा, आगे बात समझ में। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन अबाउट द कॉम्प्लेक्सेस। हमने ट्रेंड सीखे आज कि किसकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है अमंग द एसपीडी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने साथ के साथ देखे। ऑर्बिटल मोशन क्विंचिंग के बारे में हमने थोड़ा सुना, सीखा, समझा। तो ये सारी बातें आपके एग्जाम में बेटा आनी होती है, बड़े ध्यान से नोट कर लेना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्लाइड के ऊपर मैंने ना लिख रखी, मैंने बोली है, तो उन बातों को आप पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लेना। क्लियर हो गया ना बेटा, बात आ गई समझ में? कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज देना बेटा, आपको कोई ऐसी बात है नहीं है, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख देना। और ऑफलाइन क्लास में तो बेटा आप पूछते ही रहते हैं, तो फिर भी कोई डाउट रह जाए सुनने के बावजूद भी, क्योंकि आप बुक पढ़ेंगे तो और भी हो सकता है कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, कोई और डाउट आ जाए, तो आप मेरे से बेटा पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर कीपिंग पेशेंस, थैंक्स फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली, थैंक यू बेटा।